डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 सप्लाई के थर्ड वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Friends, in the last video we had studied about the individual supply and market supply, and along with that we have seen the supply function. Today we are going to study about the law of supply. So let us start. When all other factors affecting supply are assumed to be constant, as price increases, supply expands, and as price decreases, supply contracts. यानी कि हमने फ्रेंड्स सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखे थे। उसमें हमने दो टाइप के फैक्टर्स देखे थे, एक था प्राइस और दूसरा था अदर फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट एज्यूम करें, यानी कि अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आता, ऐसा हम मान लें, तो प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई एक्सपांड होती है और प्राइस के डिक्रीज होने से सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, यानी संकुचित होती है। तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ सप्लाई कहेंगे। थस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप तब होती है जब सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल मूव करते हों। यहाँ पर जब प्राइस इंक्रीज होती है तो साथ साथ में सप्लाई भी इंक्रीज होती है या एक्सपांड होती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तब सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स होती है। यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, या तो दोनों बढ़ते हैं या तो दोनों घटते हैं। तो इसीलिए प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ऐसा हम कह सकते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने डिमांड के बारे में सीखा था। तो प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप था। जब प्राइस इंक्रीज होता था तब डिमांड डिक्रीज होती थी, और जब प्राइस डिक्रीज होता था तब डिमांड इंक्रीज होती थी। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप था, या नेगेटिव रिलेशनशिप भी उसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप भी इसे कह सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। यानी जब हम सप्लाई का लॉ पढ़ रहे हों तब हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती हैं। तो किन किन चीज़ों को हमने क्या क्या अज्यूम किया है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रेंड्स, हमने ये मान लिया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हैं, इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस वो सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। सेकंड, देयर इज़ नो चेंज इन प्रिविलेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने ये भी मान लिया है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। जो टेक्नोलॉजी चल रही है वही टेक्नोलॉजी चलने वाली है, ऐसा हमने अज्यूम किया है। थर्ड वन, लेवल ऑफ कंपटीशन रिमेन्स सेम। हमने ये भी अज्यूम किया है कि कंपटीशन का लेवल वो सेम रहने वाला है, कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आने वाला, ये भी हमने अज्यूम किया है। फोर्थ वन, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस आर इग्नोर्ड एंड हेल्ड कांस्टेंट। यानी हमने ये भी अज्यूम किया हुआ है कि भविष्य में जो प्राइस घटने या बढ़ने वाले होते हैं उसकी असर को हमने इग्नोर किया है, यानी हम उस बारे में सोच ही नहीं रहे, या हम ये मान लेते हैं कि आज के जो प्राइस हैं वही सेम प्राइस फ्यूचर में कांस्टेंट रहने वाले हैं। एंड लास्ट, अदर फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, नेचुरल फैक्टर्स रिमेन्स सेम। यानी कुछ ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा जोर नहीं चलता, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो कब चेंज हो जाए वो गवर्नमेंट ही जाने। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, सपोज ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक कर दी हो, या रोड का कामकाज चालू हो गया हो, किसी एक साइड से रोड बंद हो गया हो। और नेचुरल फैक्टर्स मतलब कहीं फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये हमने अज्यूम किया हुआ है। अदर फैक्टर्स वो सेम या कांस्टेंट रहते हैं, ऐसा हमने अज्यूम किया है।
तो फ्रेंड्स ये पांचों अजम्पशंस जो हमने देखे ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता जैसा हम सोच रहे हैं। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो हमेशा सेम नहीं रहते, उसमें बदलाव आता है। ना ही हर बार टेक्नोलॉजी सेम रहती है, टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आते हैं। कंपटीशन का लेवल भी बदलता रहता है, नए नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आते जाते हैं। फ्यूचर का प्राइस भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। एंड अदर फैक्टर्स जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, नेचुरल फैक्टर्स पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो कांस्टेंट बदलती रहती हैं, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई समझने के लिए हमने इन सब को कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है। अब फ्रेंड्स हम लॉ ऑफ डिमांड को शेड्यूल एंड डायग्राम से समझेंगे। तो आप शेड्यूल देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस ऑफ एप्पल्स इन रुपीस पर किलोग्राम आपको दिया हुआ है एंड सप्लाई ऑफ एप्पल्स इन किलोग्राम आपको दी हुई है। तो जब प्राइस 50 थी तब सप्लाई 200 kg थी। जब प्राइस 60 रुपीज़ पर kg हुई तब देख सकते हैं प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई बढ़ रही है, 400 हो गई। प्राइस और ज़्यादा बढ़ी 70 तक तो आप देख सकते हैं सप्लाई भी 600 kg तक बढ़ चुकी है। प्राइस बढ़कर 80 हुई तो सप्लाई भी एक्सपांड होकर 800 यूनिट हो गई। और जब प्राइस इंक्रीज होकर 90 रुपीज़ की होती है तब सप्लाई इंक्रीज होकर या एक्सपांड होकर 1000 किलोग्राम तक चली जाती है। और अगर हम रिवर्स देखें तो सपोज़ हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ है, जब 90 रुपीज़ प्राइस था तब सप्लाई 1000 kg थी। जब 90 से प्राइस रिड्यूस होकर 80 होता है तब आप देख सकते हैं कि सप्लाई भी 1000 से 800 यूनिट हो गई। 80 से प्राइस रिड्यूस होकर 70 होता है तब सप्लाई भी 800 से 600 हो गई। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है सप्लाई भी कम हो रही है। और यहाँ से आप देखते हैं तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है। तो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू और समझेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस ग्राफ पेपर पर हमने एक्स एक्सिस पर सप्लाई ऑफ एप्पल्स इन किलोग्राम इंडिकेट किया है और वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ एप्पल्स पर केजी इन रुपीस मेंशन किया है। एट द इनिशियल स्टेज व्हेन द प्राइस वाज 50 रुपीस, एट दैट टाइम द सप्लाई ऑफ एप्पल वाज 200 kg। तो आप देख सकते हैं 50 यूनिट्स यहाँ पर मिलेगी और 200 kg यहाँ पर मिलेगी। तो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ मिलता है, तो यहाँ एक डॉट करके हम सर्कल कर देंगे। इसके बाद जब प्राइस इंक्रीज होकर 60 रुपीज़ तक जाता है तब सप्लाई ऑफ एप्पल वो एक्सपांड होकर 400 kg तक चली जाती है। तो आप देख सकते हैं 400 kg आपको यहाँ मिलेगा। 400 kg और 60 ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर भी हम एक डॉट करके सर्कल कर देंगे। इसके बाद जब प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज होकर 70 रुपीज़ तक हो जाता है पर केजी तो सप्लाई और ज़्यादा एक्सपांड होकर 600 यूनिट तक चली जाती है। तो 70 रुपीज़ के प्राइस की लाइन यहाँ पर जाएगी और 600 केजी की लाइन यहाँ जाएगी। तो दोनों के इंटरसेक्शन पर हम यहाँ पर एक और पॉइंट करके सर्कल कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज होकर 80 रुपीज़ तक चली जाती है तब सप्लाई और ज़्यादा एक्सपांड होकर 800 यूनिट तक चली जाती है। तो 80 की लाइन और 800 की लाइन वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ हमने एक और लाइन, तो यहाँ हमने एक और सर्कल, तो यहाँ हमने एक और डॉट और सर्कल बना दिया है। जब प्राइस इंक्रीज होकर 90 रुपीज़ तक जाता है तब सप्लाई एक्सपांड होकर 1000 kg तक चली जाती है। तो 1000 kg की लाइन और 90 की लाइन वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ भी हमने एक पॉइंट बना दिया है। इन सभी पॉइंट्स को हम A, B, C, D और E नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट्स को जॉइंट करता हुआ ये सप्लाई कर्व यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है सप्लाई एक्सपांड होती जाती है और जैसे जैसे प्राइस नीचे आता है या गिरता है तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स होती चली जाती है। फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में अगर डायग्राम ड्रॉ करना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
यहाँ आपको विज़न अच्छा मिले, आप क्लियरली देख पाएँ, इसीलिए मैंने पेन का यूज़ किया है। आपको एग्ज़ाम में पेन से ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। सो फ्रेंड्स, देर आर 2 रीजन्स फॉर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गिव द रीज़न व्हाई प्राइस एंड सप्लाई हैज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख पाएँ। सो द फर्स्ट पॉइंट, sellers pursue the objective of profit maximization, and when the price rise they see the possibility of increasing profits, thus they supply more at a higher prices. So friends, जितने भी सेलर्स हैं या व्यापारी हैं वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के बारे में ही सोचते हैं। उनका ध्यान प्रॉफिट को इंक्रीज करने या मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने पर ही होता है। तो जब प्राइस राइज होता है, प्राइस बढ़ता है, तब उनके प्रॉफिट को और ज़्यादा अर्न करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए वो ज़्यादा प्राइस जब होता है तब सप्लाई को हायर कर देते हैं या सप्लाई को बढ़ा देते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट, व्हेन प्राइस फॉल्स दोज प्रोड्यूसर्स will not willing to sell their stock at lower price, thus they supply less at a lower prices। यानी कि अगर प्रेजेंट टाइम पर किसी प्रोडक्ट का भाव कम हो गया हो तो हम अगर उसे आज बेच देंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसे जो स्मार्ट सेलर्स होते हैं वो इस वक्त सप्लाई को रोक देते हैं, सप्लाई को कम कर देते हैं और प्राइस के फिर से इंक्रीज होने का वेट करते हैं। जब प्राइस फिर से बढ़ता है तब वो सप्लाई करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 रीजंस देखे। फर्स्ट में प्राइस ज़्यादा होता है तब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए ज़्यादा सप्लाई रखी जाती है, और जब प्राइस कम होता है तब नुकसान ना हो इसके लिए सप्लाई कम कर दी जाती है। तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस घटने से सप्लाई घट जाती है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, इसीलिए प्राइस और सप्लाई के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर के वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट हमें ज़रूर से दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई विथ डायग्राम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे एट होम। गुड बाय।